सृष्टि जी, सबसे पहली चीज ये कि इन्होंने जिन 8 सीटों पे 24 घंटे बिजली का वादा किया है, ये मानने के लिए अब तैयार हो गए हैं। इन्होंने कभी उत्तर प्रदेश में या इन 8 सीटों समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 24 घंटे की बिजली नहीं दी। हम अब ये मान रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ये बात कहते थे तो ये यही कहते थे कि हमने तो अमूल चूल पर किया है बिजली में, और तमाम बिजली जा रही है, 24 घंटा है, खुशहाल भरा उत्तर प्रदेश हो चुका है, कहीं कोई नहीं। आपने अभी अपनी एंकरिंग के दौरान जो कैप्शन लिख के आया था कि बिजली के करंट से क्या मिलेगी जी, तो सबसे बड़ी ये है कि ये तो करंट से मुझे नहीं पता है कि इनको जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जो गड्ढे युक्त सड़कें हो गई हैं उससे इन्हें हार का कलंक नहीं लगे। और बिजली जहां तक है, देखिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता अब इतनी भोली नहीं है कि आप 8 सीटों पे चुनाव तक अगर आप कह रहे हैं कि 24 घंटे हम बिजली देंगे तो आप दे लेंगे, अन्य जगहों से कटौती करें, और उसके बाद आप 24 घंटे के बाद जब वहां पर हो जाएगा चुनाव तो 24 घंटे के बाद आप अपनी बिजली वापस कर लेंगे। ये बताएं, देवेंद्र प्रमुख जी को मैंने बहुत शांति से सुना है, कह रहे आमूल चूल परिवर्तन इन्होंने किया है। मैं कितने सब स्टेशन आपने बैठा, आपने कितने विद्युत निर्माण केंद्र बैठा दिए, हमने तो ऊर्जा में बैठाया था। आप ये बतावें कि कितने विद्युत सब स्टेशन डाल दिए, नानपारा में कितने आपने प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा दी, और अगर ये नहीं बढ़ाई है तो फिर आपने कैसे सुधार दिया उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था। मैं गोरखपुर शहर में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि है, यहीं वो पले बड़े और बड़े हुए हैं, यहीं के मठ के वो मठाधीश भी हैं, लेकिन गोरखपुर में भी 5 से 6 घंटे की कटौती रोज होती है। बस अंतर ये है कि ये घोषित नहीं है, अघोषित कटौती है, और ये जो है स्टेशन वाइज काटा जाता है, ये बताने के नाम पर कि हम इसमें जो है लाइन बिछानी है, यहाँ फाल्ट आ गया है, नवीनीकरण कर रहे हैं। ये करते हुए 3.5 साल से ऊपर हो, ये ड्रामा पूरा उत्तर प्रदेश देख चुका है भारतीय जनता पार्टी को, क्या कितना कथनी और करनी में अंतर है। आने दीजिए समय, इन्हीं 8 सभा जो उपचुनाव है, जब मैं ये नहीं मानता कि ये उपचुनाव जो है ये सेमीफाइनल है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि 8 सीट ये गंवाने जा रहे हैं, और इनको ना बिजली के करंट से जीत मिलने वाली है। ठीक है कपिल जी, मैं आऊंगी आपके पास में, आपके सवालों का जवाब भी लूंगी। ये सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है सर क्योंकि अब 22 से पहले कहीं ना कहीं ये चुनाव हो रहे हैं, और उसमें पूरी जोर लगा रही है विपक्षी दल भी, पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे आईना दिखाने की कोशिश की जाए। जो विपक्ष लगातार बोलता है कि हमें आईना दिखाना है सरकार को कि जनता इस बार आपके पक्ष के मूड में नहीं है, जनता बेहाल है, तो इसीलिए इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि इसमें जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर दिखाएंगे कि जनता इस समय किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। जो बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में है पूरी तरीके से कि हम अभी भी जनता हमारे पक्ष में है, या सारी चीजें जो विपक्ष कह रहा है वो निराधार हैं, इसीलिए इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। कपिल जी, सृष्टि जी, सेमीफाइनल मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये नहीं, क्योंकि उपचुनाव कभी भी जो है वो सेमीफाइनल नहीं होते। सरकार जो जहां पर होती है उसके पास उसके तमाम तंत्र होते हैं, तमाम लुभाने की चीजें होती हैं, सब कुछ होती है, बावजूद उसके, क्योंकि इन्होंने 3.5 साल से मुसलसल इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास का कार्य नहीं किया है। मैं तो देवेंद्र प्रमुख जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई नई रोड बना दी हो, कोई नई ठीक है, बिल्कुल, चलिए कपिल जी, आपके तमाम आरोपों का जवाब हम लेंगे। हमारे 2 और खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। यूसुफ अंसारी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जी काफी देर से जुड़े हैं। अजय जी, आपका रिएक्शन ले लेते हैं आपने कि कांग्रेस पार्टी की सक्रियता ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आखिरकार एक मजबूत विपक्ष के रूप में सबसे नंबर 1 पर रहने का दावा लगातार समाजवादी पार्टी करती रही, तो सिर्फ क्या ट्विटर पर ही सारी बातें करके आप लगता है कि इस बार उपचुनावों को भी आप जीत लेंगे, क्योंकि जीतना भी कहीं ना कहीं आपके लिए भी जरूरी है कि कम से कम उसी के आधार पर आप आगे की अपनी रणनीति बना पाएंगे, तो उतनी मजबूती, आखिरकार मुद्दे बहुत सारे आपके सामने हैं, लेकिन आप उठा क्यों नहीं पा रहे? जी, बहुत अच्छी बात है, और हमारे पत्रकार मित्र ने जो बात कही है हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन ये इसका अपना पर्सनल व्यू। हम आपको बतावें कि इन 8 ही सीट नहीं, हम उत्तर प्रदेश में समूचे सारी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमारी बूथ कमेटियां तैयार, हम लोग ने मुसलसल तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर क्रमबद्ध तरीके से अपनी टीमें बना के रखी हैं। बूथों पे हमारी डबल टीमें हैं, और जहां तक रह गई बात आंदोलन की और जनता से जुड़ने की,
तो जिसका संगठन मजबूत होता है, जिसके संगठन में दम होता है, जो कॉक्सी नहीं होता है, चंद ऊपर के लोगों के द्वारा जो है वो युद्ध नहीं जीता जा सकता। और कांग्रेस बहुत अच्छी बात है कि मेहनत करे, उनको पूरा अख्तियार है कि वो अपने लिए काम कर सकते हैं, देश की जनता के लिए उनका भी काम है, उनको करना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है अगर ऐसा कर रहे हैं और ऐसा दिखता है। लेकिन हकीकत हम अपनी बता रहे हैं कि जो जमीन से जुड़ करके काम करता है वही चीजें दिखाई देती हैं। अब जहां तक आंदोलन का सवाल है, देखिए अभी हम लोगों ने तहसील स्तर तक पूरे गांव से जगाने का काम किया है। जितना बड़ा हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया है, आप देखिए कि किस तरीके से योगी की पुलिस अभी 17 तारीख के अंदर जो किया, लाठी बरसा करके अगर किसी का सर खोलने का काम किया योगी की पुलिस ने और खून बहाया अगर किसी ने, तो समाजवादियों ने भी बहाया है। इससे पहले भी आप लगातार देख रही हैं, जो नीट की थी आपने ही कहा कि भाई इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने उस समय भी आपको कहा कि कोरोना काल में हम अपने ऊपर सारी चीजें ले सकते हैं लेकिन जनता को सख्ती में नहीं आने देंगे। और हमारे लोगों ने पूरा मास्क लगा करके प्रदर्शन किया था, बावजूद उसके योगी सरकार ने गिरवा के पुलिस से मार के एक घेरे के अंदर किया, इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म थी जी। तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, उनका अपना एंगल होगा और हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें सचेत करने का काम किया और हम उस तहजीब से काम करेंगे। लेकिन कबीर जी कुछ अलग तो बीजेपी नहीं कर रही है, जो समाजवादी पार्टी करती थी बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है। मैंने पहले भी कहा कबीर जी, जो समाजवादी पार्टी करती थी वही बीजेपी भी कर रही है, कुछ अलग नया नहीं देखने को मिल रहा है। बीजेपी भी वही कर रही है जो इससे पहले तमाम पार्टियां करती आई हैं कि उपचुनाव आते हैं, उससे पहले आप स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जरूरतों को लेकर जनता के बीच में जाइए, उसे पूरा करिए और उसके बाद में अगर बीजेपी ये कर रही है तो आपको गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि इसी आधार पर तो आप भी लगातार जीतते आए, आप भी अपना कब्जा बनाते आए जब आप सत्ता में थे। ये बहुत अच्छा आपने कहा। हम ये कहते हैं कि आज तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए, हम क्या करते हैं। हकीकत ये है कि हम लोग ने कभी अपने चुनाव में जाने से के लिए इस तरीके के आडंबरों को नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये कह देने मात्र से कोई धार इनके पर से कुंद नहीं होने वाली, वो तो सारी जनता देख रही है। अब देखिए, ये लोग बात करते थे कि जंगल राज कायम है, तो लेकिन आज आप देख लीजिए कि वास्तव में जंगल राज तो आज कायम हुआ है। वो प्रदेश की जनता देख रही है कि पुलिस भी अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है और शरीफों के साथ एनकाउंटर करने का भी काम हुआ। ये नहीं कह सकते हैं 22 केसेस मैं आपको बता सकता हूं कि मानवाधिकार ने इनके ऊपर मुआवजा लगाया हुआ है और 22 केसों में जो पूरे भारत में से 17 केस उत्तर प्रदेश के। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से जंगल राज कायम है, पुलिस स्वयं में एक गुंडागर्दी कर रही है और गुंडे तो मुक्त हो चुके हैं। सेलेक्टिव मोड में सरकार जो है अपराध पे काम करना चाहती है। एक जात बिरादरी के अपराधियों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। हम तो कहते हैं सब पर काम करो, क्योंकि कानून तो एक जैसा होता है। अगर आपको राम राज्य स्थापित करने का वादा आपने किया था तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आपने राम राज्य नहीं। कबीर जी देखिए, आप मुद्दे को थोड़ा अलग लेकर गए, आप मुद्दे को अलग लेकर गए, लेकिन अपराध की अगर आप बात करते हैं तो अपराध में जात बिरादरी तो कुछ नहीं होती है। आप कहते हैं अंसारी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मुख्तार के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कहते हैं अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद जिनको आपने लगातार पाल पोस कर बड़ा किया और आज इतना बड़ा बना दिया कि पूरा खानदान अपराधी है। और जब बसपा के प्रवक्ता बैठते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत मासूम और मजलूम इंसान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। विकास दुबे जैसे व्यक्ति का एनकाउंटर होता है तब भी आप रोने लगते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो आखिरकार सुकून से जी कौन रहा है यूपी में, जब सारे के सारे जात बिरादरी वालों पर अत्याचार ही हो रहा है? अपराधियों की कोई जात होती है क्या सर? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी अपराधी की कोई जात होती है या जाति से उसको पहचाना जाता हो कि भाई ये अपराधी है, हाँ इस जात का है तो ये अपराधी होगा। जी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत कि ना तो आतंकवाद की कोई जात होती है और ना अपराध की कोई जात होती है। लेकिन ये तो योगी सरकार सेट कर रही है ना। अगर विकास दुबे के साथ एनकाउंटर हुआ तो आपको ये भी याद करना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आईना दिखा। अगर डॉक्टर कपिल जो पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनके ऊपर आपने एनएसए लगाया तो आपको लगाम लगाई है हाईकोर्ट ने। ये हम नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट कह रही है कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये जाति बिरादरी और धर्म देख करके काम कर रहे हैं। और यही बात तो इन्हीं के विधायक जो देवमणि द्विवेदी जी हैं सुल्तानपुर से, उन्होंने भी कहा। उन्होंने बाकायदा एक 40-50 लोगों के एक ठाकुर समाज से आने वाले जो अपराधी हैं। चलिए ठीक है कबीर जी, मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है, मुद्दे पर आते हैं। आपके जो आरोप थे उसका जवाब ले लेते हैं सर।
प्लीज, मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है पूरा। जैसा लागू होना चाहिए ना। हम अतीक अंसारी और किसी की पैरवी नहीं करती, क्योंकि 2017 से पूर्व हमारी समाजवादी पार्टी ने जिस यज्ञ की शुरुआत की थी शुद्धता की, वो हमने अपनी पार्टी से किया था। और आज हमारी पार्टी एक नए कलेवर की पार्टी है। ये बात आप भी स्वीकार करेंगे। आजम खान के अपराध इसीलिए तो दिखाई नहीं देते सर। खैर, इस मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आजम खान के लिए आप न्याय की गुहार लगाते हैं, और लेकिन उनके अपराध आपको, उन मासूम आंखों के आंसू आपको दिखाई नहीं देते जो लगातार बिलखते रहे थे, वो आपको नजर नहीं आते सर। और आप शुद्धिकरण की बात करते हैं। चलिए ठीक है, हम आएंगे वापस सर, मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्वेश्चन करते हैं जिस तरीके से आधा काम अपने आप ईमानदारी से निपट जाता है सर, तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना सर। अब आप भी गोल गोल घुमा रहे हैं ना, आप भी गोल गोल घुमा रहे हैं डिबेट को, तो रास्ते में तो लाना मेरा ही काम है ना सर। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ, आपसे नहीं बच पाएंगे। मैंने कहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी है, हम 3.5 साल को और बड़ी बड़ी अच्छी दलील दी है, और कहीं ना कहीं जोश में और भावात्मक तरीके से एक बात उन्होंने और कहा कि ठाकुर समाज का नाम लेकर भी उन्होंने इंगित किया है। यही इनकी बदकिस्मती है कि ये जब भी नहीं सर, ठाकुर समाज पर देखिए, मैंने उनको भी रोका सर। मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज हम मुद्दे पर बात कर लेते हैं ना सर। बिजली पर बात कर लेते हैं। कितने दिन ये बिजली रहेगी? 24 घंटे, बस ये बता दीजिए। जनता जो देख रही होगी वो जानना चाहती है कि ये खुशहाली उनके जीवन में कितने दिन तक बरकरार रहने वाली। उपचुनाव के अगले दिन ही क्या बिजली गुल हो जाएगी चुटकी से सर? जैसे नेताजी आएंगे, नमस्कार करेंगे, अगले दिन बिजली गायब, फिर इंतजार करना पड़ेगा हमें। तो ये जनता पूछ रही है आपसे। ठाकुर समाज पर फिर से बात करेंगे कभी सर? अभी जरूरी है बिजली। ये जो जिस तरीके से इसे घुमा रहे हैं ना, वो भी जनता की नजर नहीं, मैंने उनको रोक दिया सर। आप कपीश जी नहीं घुमाएंगे, बिल्कुल कपीश जी, बिल्कुल भी डिबेट को मत घुमाइए। आप बिजली पर रहिए। जनता जानना चाहती है कि बिजली कब तक रहेगी, वो तारीख भी जानना चाहती है सर। कितनी हैरानी परेशानी, हम लोग एसी कमरे में बैठकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि उनकी भावनाओं के साथ ये कितना खिलवाड़ होता है कि चुनाव के पहले हाथ जोड़कर आते हैं, भाई साहब बिजली आपके लिए तोहफा, उसके बाद गुल हो जाती है। तो इसीलिए जनता पूछ रही है आपसे सर, प्लीज बताइए मजबूती क्या तैयारी चल रही है आखिरकार? बीजेपी पर तो हमने बहुत चर्चा कर ली, जो पासा फेंकना था उन्होंने फेंक दिया, जो नतीजे होंगे। अब बीजेपी अपनी तरफ से संगठन के तौर पर भी तैयारी, कार्यकर्ताओं के तौर पर भी तैयारी बड़ी मजबूत रहती है मैनेजमेंट की। वो हमने हर चुनावों में देखा है। जैसा अभी अंसारी साहब ने भी कहा कि बहुत प्री प्लान तरीके से बीजेपी अपना चुनाव लड़ती है। लेकिन विपक्ष की क्या मजबूती इस बार हमें देखने को मिल रही है? खासतौर पर समाजवादी पार्टी की बात करें, सबकी निगाहें आप पर रहती हैं। क्या ऐसी मजबूती के साथ आप उतरने वाले हैं, या फिर सीधे आप ये सोच रहे हैं कि विधानसभा में आप टक्कर देंगे? हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने जो बात कही है, हम लोग तो सीखने वाले लोग, और हम लोग सबसे सीखते हैं, आपसे भी सीख रहे हैं। लेकिन एक चीज हम जरूर कहना चाहते हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी, हमारे पास पैसे नहीं, और इनके मंत्रियों ने जाके चुनाव नहीं जिताए हैं उनकी 130 जगहों पे। जहां पर ये जो मीडिया का मैनेजमेंट इनका रहा, जहां जनसभाओं में करोड़ों करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए। आप सोचिए कि हम 3 दल होने के बाद भी 13 ही संयुक्त रैली कर पाए, इसके अलावा किसी पार्टी ने कोई रैली अलग से नहीं। तो हम लोग गरीब लोग, ये धन बल के आधार पे, मीडिया के मैनेजमेंट पे, और ये सारी चीजों को मिला करके इन्होंने कोशिश की। लेकिन देखिए कितना आखिर चलेगा। अब इनकी पोल पट्टी खोल चुकी है कि कितना राष्ट्रवाद है, क्योंकि आज चाइना, पाकिस्तान और यहाँ तक कि नेपाल, जिससे रोटी बेटी का रिश्ता था, आज वो आंख आपको दिखा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी विदेश नीति बहुत सक्सेसफुल रही। आप कश्मीर में 370 लगाने के बाद भी आप वहां पर टेररिस्ट अटैक नहीं रुक पाए, बल्कि वहां के लोग जी। तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, जिस तरीके, अच्छा मैं बिजली की बात करूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इन्होंने 24 घंटे बिजली की बात कही, आज बिजली पे ही बात है। तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जब से योगी सरकार बनी, 4 बार उन्होंने बिजली के दरों को बढ़ाने का काम किया। 3.5 रुपए जब हम लोग छोड़ के गए थे, आज 7.5 रुपए के आसपास बिजली की दरें चल रही हैं, और फिर बढ़ाने जा रहे हैं। और इन्होंने जो भी दरें बढ़ाई हैं वो सब गरीबों के लिए, किसानों के ऊपर भी जो फिक्स चार्ज आते थे वो सब हटा करके इन्होंने मीटर लगाया। पानी भी वो बेचारा चलाता है तो पैसे पे चलाता है, तो वो भी देख रहा है। और पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा कर दिया कि उनकी सिंचाई और उनकी रुपाई, ये सारी चीजों में दिक्कत आ गई है। तो किसान भी सबक सिखाएगा।
और जो अपराधीकरण इन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस का किया और अपराधीकरण पूरे समाज का कर दिया है, वो भी इनको समाज सिखाने जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की ठीक है, बिल्कुल। चलिए कपिल जी, आपके सवाल का जवाब लेंगे, आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन जानने से पहले बस ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी मीडिया मैनेजमेंट की आप बात कर रहे थे। आप मीडिया मैनेजमेंट की बात करके सारी चीजें उठाकर बीजेपी की जब बात आती है तो सारी चीजें उठाकर आप मीडिया पर थोप देते हैं कि मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है, मीडिया इनके साथ चलती है इसलिए ये जीत जाते हैं। हम और आप आज बैठ के किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं सर? सवालात सबसे ज्यादा किससे किए गए, लेकिन सीधे मामला कहाँ आता है? मीडिया पर, कि मीडिया बीजेपी के साथ खड़ी रहती है इसीलिए बीजेपी जीत जाती है। मीडिया की वजह से सरकार बनती है क्या सर? मीडिया सच दिखाता है, खाली अपना काम करता है। दूसरी बात सर, दोनों बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। एक और बात, आप गरीबी की बात कर रहे थे, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप बहुत मजलूम है और आपकी पार्टी बहुत गरीब है। सफाई का माहौल शायद उस समय आप समाजवादी पार्टी में नहीं रहे होंगे कि सफाई में कितने करोड़ों रुपए जन्मदिन पर करोड़ों रुपए खर्च करके क्या क्या प्रोग्राम होते थे। मैं नहीं कहना चाहती सर, लेकिन किन किन एक्टर और एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता था, वो गरीबों की पार्टी कैसे हो सकती है? ये समझ से परे है सर। आखिर समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी कैसे हो सकती है? आप हो सकता है उस समय में समाजवादी पार्टी का हिस्सा ना रहे हो, लेकिन वो तस्वीर आपको याद करनी चाहिए। सैफई में फिल्म कलाकारों को बुलाकर उनसे डांस करवाया जाता था जन्मदिन पर, और सैफई में 24 घंटे बिजली आती थी, गांवों में बिजली नहीं पहुंचती थी। और आप मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं बहुत गरीब हूँ, हमारी पार्टी बहुत गरीब है, हम रैली भी नहीं कर पाते। ये आपत्ति है सर मुझे। बैठाई जाती है मीडिया पे, ये सारी जनता जान रही है, तो इसलिए इसको धुलने का काम मत कीजिए। 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने ये लिखित वो है कि 800 करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा किया है मीडिया मैनेजमेंट पे। सर आपके पास आया होगा खर्चा, हमारे यहाँ तो 1 भी करोड़ रुपए नहीं आया मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए। हमारे यहाँ तो कोई करोड़ रुपए नहीं आया सर। तो इसीलिए आप कृपया करके, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ सर कि चुनावों के मुद्दे पर मीडिया पर स्टैंप लगाना छोड़ दीजिए सर। आप जमीन पर उतरकर काम करिए, जनता के बीच में जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। मीडिया वो भी दिखाता है कि कौन कितना काम कर रहा है, सवाल जवाब हम उसी पर करते हैं सर। तो ये बेहतर होगा कि इसको खत्म किया जाए। देवेंद्र जी, चलिए मैं आगे बढ़ूंगी सर, बहुत टाइम बर्बाद हो गया। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी बात को स्वीकार कीजिए, मैं आपके चैनल को नहीं कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। आप बहुत प्रतिष्ठित एंकर हैं और आपका चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि एलो जर्नलिज्म किसी देश के अंदर है और तमाम मीडिया करती है और खुलेआम करती है। कितने लोगों के पैसे लगे हुए और रिपब्लिकन भारत किस तरीके से बना है वो किसी से छुपा नहीं है। इनकी नीति, इन्होंने कई क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं सर। तो आप भी दे देते 2-4 करोड़, अगर करोड़ रुपए दे के मीडिया काम कर रही है, सैफई में डांस करवा सकते हैं, तो 2-4 करोड़ आप भी दे देते ना। हमने 1 रुपया अरे 2-4 करोड़ दे देते, आप भी जीत जाते। अरे 2-4 करोड़ देके अगर आप सत्ता बना रहे हैं, आप अपनी सरकार बना रहे हैं कि बीजेपी ने मीडिया को करोड़ों रुपए दे दिए और बीजेपी सत्ता में बैठी है, अरे तो सैफई का महल बेच के पैसा दे देते सर। जहाँ पर डांस होता था जन्मदिन पर, वो भूल गए क्या? और गरीबों की पार्टी हो गए आप। जहाँ लाखों रुपए उड़ा दिए जाते थे वो भूल गए आप सर। अब मीडिया पर ठप्पा लगाने चले आए सर। बेहतर नहीं लगता है सर ये? 2-4 करोड़ देकर आप भी सत्ता में बैठ जाते, मुख्यमंत्री बना लेते सर, आप भी मंत्री बन जाते, बेहतर था। देवेंद्र जी जवाब दीजिए, समय हो रहा है सर, 51 हो गए, समय हो रहा है। चलिए देवेंद्र जी। इन लोगों की तीसरी पीढ़ी गिन लीजिए, इनके धन का जो संपन्न इन्होंने जिस तरीके से कमाया, इकट्ठा करा है, संपत्ति हजारों करोड़ की हो, कहीं देश के प्रधानमंत्री की संपत्ति मुझे बता दीजिए। और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए के नाम से चलते हैं, कितना धन। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, कपिल जी आगे वाइंड अप करना है प्लीज। अंसारी साहब आखिरी कमेंट, एक कमेंट लेंगे बस, ठीक है सर। सृष्टि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जवानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर आपने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हर बार आप देखते हैं, इस बार भी आपने देखा, लेकिन तैयार